इतना बड़ा नाम, इतनी बड़ी सेना, लेकिन क्या फायदा इन सब चीजों का? एक छोटा सा कबीला तुमसे संभाला नहीं जा रहा है चंदर सिंह। क्षमा करिए महाराज, असल में वो कोई आम कबीला नहीं है। तो तुम क्या चाहते हो, मैं उनके सामने हार मान लूं? क्षमा कीजिए पिताजी, लेकिन वो कबीले वाले केवल अपने जंगल की रक्षा कर रहे हैं। उनकी आपको चुनौती देने की मुझे तो कोई योजना नहीं दिखती। जरा सोचिए, वो छोटा सा कबीला हर बार आपकी भारी भरकम सेना को मार पीट कर भगा देता है। वो लोग आपके लिए चुनौती नहीं है, बल्कि आपकी ताकत है। और वो कैसे? पिताजी, वो केवल इतना चाहते हैं कि वो स्वतंत्र रहें और उनके जंगल पर कोई आक्रमण ना करे। तो आप उन्हें अपनी प्रजा मानिए। उल्टा आप उन तक ये संदेश पहुंचाइए कि आप उनके शत्रु नहीं, बल्कि रक्षक हैं। बुरा समय आने पर वो कबीले वाले हमारी ताकत बन सकते हैं। मान गए आपको राजकुमार। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप भविष्य में महान राजा बनेंगे। पिताजी, मेरी आपसे विनती है कि जंगली कबीले के सरदार के पास आपकी तरफ से एक मैत्री प्रस्ताव भेजा जाए। उत्तम, अति उत्तम। चंदर सिंह, आप ये प्रस्ताव उस कबीले के सरदार के पास लेकर जाएंगे। क्षमा महाराज, किंतु ये काम अगर स्वयं राजकुमार सूर्य प्रताप करें तो कबीले का सरदार कभी भी हमारे प्रस्ताव को ठुकरा नहीं पाएगा। नहीं चंदर सिंह, राजकुमार के प्राणों को संकट हो सकता है। विश्वास करिए महाराज, मैं खुद अपने प्राण देकर भी राजकुमार के प्राणों की रक्षा करूंगा। चंदर सिंह पर भरोसा करके राजा सूरजमल राजकुमार सूर्य प्रताप को जंगली कबीले भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगली सुबह राजकुमार सूर्य प्रताप के साथ सेनापति चंदर सिंह और उसके 3-4 सैनिक घोड़े पर सवार होकर जंगली कबीले की तरफ चल दिए। राजकुमार सूर्य प्रताप के साथ राजा का खास अंगरक्षक काली भी था। जबरदस्त ठंड का मौसम था और हर तरफ घना कोहरा छाया हुआ था और फिर जंगल के बीचों बीच। ठंड बहुत है राजकुमार, अगर आपका आदेश हो तो थोड़ी देर यहीं बैठकर विश्राम किया जाए। घोड़े और बाकी सैनिक भी थक चुके हैं। ठीक है सेनापति चंदर सिंह, यहीं अलाव की व्यवस्था कीजिए। चंदर सिंह ने सूर्य प्रताप के कहने पर वहीं आग जलाई। चंदर सिंह उस वक्त घोड़ों को बांध रहा था, लेकिन तभी एक खंजर पीछे से काली की पीठ पर आकर लगा। चंदर सिंह, तुमने? हाँ मैंने राजकुमार, मैंने ही इसे खंजर मारा है, क्योंकि पहले ये मरेगा और फिर तू मरेगा, और उसके बाद राजा सूरजमल की बारी भी आएगी और फिर मैं बनूंगा महाराज चंदर सिंह। इतना सुनते ही काली अचानक से उठ खड़ा हुआ और वो चंदर सिंह से भिड़ गया। काली घायल था, फिर भी वो चंदर सिंह से पूरी ताकत से लड़ा और फिर। राजकुमार, आप भागिए और महाराज को जाकर सब बताइए, तब तक मैं इसे रोकता हूँ। सैनिकों, देख क्या रहे हो? मार डालो इस सूर्य प्रताप को और इसका शव लेकर मेरे पास आओ। सैनिक राजकुमार के प्राण लेने के लिए दौड़ पड़े। भयानक सर्दी में राजकुमार अपनी जान बचाने के लिए भागा और तभी उसका पैर फिसला और वो लुढ़कता हुआ एक घाटी में जा गिरा। जब उसे होश आया तो ना तो वहाँ कोई सैनिक था और ना ही काली। राजकुमार का हाल बहुत बुरा था। उसके शरीर से बेतहाशा खून बह रहा था और उसके सारे कपड़े भी फट चुके थे। अब वो कोई राजकुमार नहीं बल्कि भिखारी लग रहा था। वो किसी तरह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। तभी उसे सामने एक झोपड़ी नजर आई, लेकिन झोपड़ी के पास पहुंचते ही वो फिर से बेहोश हो गया। बाबा, देखो कोई भिखारी यहाँ गिरा हुआ है। क्या भिखारी? हे राम, ये तो सच में कोई बेचारा लगता है। देखो तो सर्दी में इसका क्या हाल हो गया है, सारे कपड़े भी फटे हुए हैं। हो ना हो जरूर इस पर किसी जंगली जानवर ने हमला किया है। सुनो जी, ये बेचारा ठंड में मर जाएगा, इसे अंदर ले आइए। वो झोपड़ी लक्ष्मी और हरिया की थी। वो सूर्य प्रताप को अंदर ले आए और उसे अपनी खाट पर लिटा दिया। अगली सुबह जब सूर्य प्रताप को होश आया तो उसने खुद को एक झोपड़ी में पाया। मेरा नाम हरिया है, मैं एक किसान हूँ। ये मेरी पत्नी लक्ष्मी और ये मेरा बिटुआ है किसना। तुम हमें हमारी झोपड़ी के बाहर बेहोशी की हालत में मिले थे। वैसे तुम कौन हो? मेरा नाम कालीचरण है। मैं भी एक गरीब किसान हूँ। जंगल से गुजरते हुए मेरे पीछे एक शेर पड़ गया था, बस उसी ने ये सब। भगवान का शुक्र है तुम्हारी जान बच गई। तुम आराम से लेटो, मैं तुम्हारे लिए अभी काढ़ा बनाकर लाती हूँ। लक्ष्मी और हरिया ने सूर्य प्रताप की देखभाल करनी शुरू कर दी। उन दोनों की सेवा और दरियादिली देखकर सूर्य प्रताप बहुत खुश था। तभी कुछ देर बाद लक्ष्मी उसके पास आई। भैया कालीचरण, उठो, खाना खा लो। सुनते हो जी, आप भी आ जाओ।
माँ, खाने में क्या बनाया है? उड़द की दाल है और गर्मा गर्म रोटी। मुझे नहीं खाना, फिर से वही दाल रोटी। तो तुम्हारा क्या मन होता है खाने का? बस एक बार मुझे ढेर सारे लड्डू पेड़े, बर्फी, रसगुल्ले और रसमलाई और हाँ, गाजर का हलवा भी, ये सब खाने को मिले। अरे बाप रे, इतना सब कुछ! वैसे तुमने ये सब पहले खाया है कभी? नहीं, बाबा से कहानियों में ये सारे नाम सुने हैं। पता है, बाबा कहते हैं कि राजकुमार रोज ऐसा ही खाना खाते हैं। हाँ, हो सकता है, पर मुझे कैसे पता होगी ये बात? हाँ, ये भी है। अच्छा, आप मुझे एक कहानी सुनाओ। ठीक है, पर एक शर्त पर। मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा और तुम्हें मेरे साथ खाना खाना होगा। इसके बाद सूर्य प्रताप किसना को कहानी सुनाते सुनाते खाना खिलाता है। ये देखकर लक्ष्मी और हरिया बहुत खुश होते हैं। कुछ दिन बाद लक्ष्मी और हरिया के प्यार और देखभाल से सूर्य प्रताप बिल्कुल ठीक हो गया और फिर अच्छा भैया, अच्छा भाभी, मैं अब चलता हूँ। आपका एहसान मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा। और मेरी हालत तो देखिए, किसना को देने के लिए अभी मेरे पास कुछ नहीं है। पर किसना, ये वादा है मेरा, मैं जल्दी वापस आऊंगा अपने किसना के लिए तोहफा लेकर। ठीक है? ठीक है चाचा, अपना ख्याल रखना। इसके बाद सूर्य प्रताप वहाँ से चला गया, पर उसका जाना हरिया के परिवार को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। फिर कुछ दिन बाद किसना, ओ किसना! सूर्य प्रताप की आवाज सुनकर हरिया का पूरा परिवार झट से झोपड़ी से बाहर आया। किसना, मुझे बहुत भूख लगी है, आओ ना, खाना खाते हैं। वहाँ कुछ दासियां भी थीं, जिनके हाथों में बड़े बड़े थाल थे। कुछ में खाना था और कुछ में सोने की ढेर सारी मोहरें। देखो चाचा, तुम्हारे लिए क्या क्या लाए हैं। उस दिन तुमने अधूरी कहानी सुनी थी, तो आज आगे सुनो। वो जो किसान था ना, जिसके पीछे शेर नहीं पड़ा था, वो सच्ची में असली राजकुमार था और उसे उसके सेनापति ने ही धोखा देकर मारने की कोशिश की थी। लेकिन उस राजकुमार को एक अच्छा दोस्त मिला, जिसकी मदद से राजकुमार बिल्कुल ठीक हो गया और उसने उस दुष्ट सेनापति को अच्छा सबक सिखाया। पता है उस राजकुमार के उस दोस्त का नाम क्या था? हाँ, वो मैं था ना। सूर्य प्रताप की कहानी सुनने के बाद लक्ष्मी और हरिया ने फौरन हाथ जोड़ लिए। उनकी आंखों में तो खुशी के आंसू थे, लेकिन किसना की आंखें तो अभी भी अपनी शाही दावत पर टिकी हुई थी। इस बार क्या सोचा है, क्या लगाओगे? सोच रहा हूँ इस बार मटर लगाऊं। पर 2 साल पहले जब मटर लगाई थी तब पता है न क्या हुआ था। हाँ हाँ, याद है, आधी मटर खराब हो गई थी, लेकिन तब तो उसमें कीड़ा लग गया था ना। इस बार मैं ध्यान रखूंगा। ठीक है, और फिर करोगे क्या इतनी सारी मटर का? मटर पुलाव बनाएंगे और भरपेट क्या, जी भर खाएंगे और क्या। राम की बात सुनकर उसकी पत्नी नंदिनी भी हंसती। सर्दी का मौसम आने वाला था, तो इस बार राम ने तय किया कि वो अपने खेतों में मटर लगाएगा। उसने बड़ी मेहनत से खेत को तैयार किया और मटर के बीज भी बो दिए। कुछ दिनों बाद पहले पौधे आए और फिर उन पर हरी हरी मटर लगनी भी शुरू हो गई। हर गुजरते दिन के साथ अपनी भरी पूरी फसल को देखकर राम फूला नहीं समा रहा था। नंदिनी, ओ नंदिनी, चलो जरा, तुम्हें कुछ दिखाना है। पर अभी बहुत काम है। अरे ये काम तो होते रहेंगे, तुम चलो मेरे साथ। इतना कहकर राम ने नंदिनी का हाथ पकड़ा और उसे लेकर सीधा अपने खेत पहुंचा। खेत देखकर नंदिनी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। पूरा खेत हरी भरी मटरों से भरा हुआ था। ऊपर वाले की कृपा से बहुत बढ़िया फसल हुई है इस बार। तुम देखना नंदिनी, इस बार खूब अच्छे पैसे मिलेंगे इन मटरों के। मैंने सोच लिया है, पैसे आते ही सबसे पहले घर की छत सुधरवाऊंगा। और कोई खर्चा है क्या? हाँ है ना, एक बढ़िया सी साड़ी भी दिला देना मुझे। हाँ हाँ, ले लेना। एक नहीं, तुम 2 साड़ियां ले लेना इस बार तो। अब खुश? हाँ जी, बहुत खुश। मटर की बढ़िया फसल देखकर दोनों पति पत्नी सपने संजोने लगे। दूसरी तरफ पूरे गांव में भी ये खबर फैल चुकी थी कि इस बार राम की फसल बहुत बढ़िया हुई है। और फिर एक दिन राम के घर के बाहर एक चमचमाती कार आकर रुकी और कार से उतरा इलाके का विधायक राम अवतार सिंह। अरे विधायक जी, आप राम राम। राम राम भाई, कैसे हो? ऊपर वाले की कृपा है विधायक जी। कृपा तो वाकई बहुत हुई है तुम पर। मैंने सुना है इस बार तुम्हारी मटर की फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ विधायक जी, सब भगवान की दया है। तो क्या सोचा है, किसे बेचोगे अपनी मटर?
अभी तो कुछ ऐसा सोचा नहीं है विधायक जी, जहां सही दाम मिल जाएगा वहीं दे दूंगा। अरे तो हम काय के लिए हैं? हमको दे दो अपनी सारी मटर, हम पूरे 15 रुपए देंगे तुम्हें 1 किलो के। पर शहर में तो इस बार 25 से 30 रुपए किलो बिक रही है मटर। देखो राम, मटर है, गेहूं नहीं, जो कई महीने संभाल लोगे। 2 दिन बाद सूखने लगेगी सारी की सारी। मेरे पास स्टोरेज की सुविधा है, मैं तुम्हारी सारी मटर खरीद लूंगा हाथों हाथ। ठीक है विधायक जी, मैं आपको शाम तक बताता हूँ। राम को दुविधा में छोड़कर विधायक वहां से चला गया और फिर उसके जाने के बाद क्या करूं नंदिनी, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये विधायक हम गरीब किसानों का हमेशा फायदा उठाता है, हमसे कम पैसों में फसल खरीदकर शहर में ऊंचे दामों पर बेचता है। मेरी मानो तो आपको कुछ और लोगों से भी बात करनी चाहिए। इतना आसान नहीं है नंदिनी, रामावतार की मर्जी के बगैर कोई व्यापारी मेरी मटर नहीं लेगा, उससे कोई बैर नहीं लेना चाहता। और मुझे डर इस बात का है कि अगर सारी मटर यहीं सड़ गई तो 1 पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, अच्छा तो फिर क्या कर सकते हैं? विधायक जी की नजर हमारी फसल पर है तो बेचनी तो उसे ही पड़ेगी। अच्छा सुनो, अब खाने में क्या बनाया है? गर्मा गर्म मटर पुलाव है जी। अरे वाह, तो जल्दी से ले आओ फिर, बड़ी भूख लगी है। पिछली बार राम ने अपने खेत में धान बोए थे और उस बार भी उसकी फसल अच्छी हुई थी, तो घर में चावलों की कमी नहीं थी। और जब इस बार मटर आई तो नंदिनी ने सबसे पहले मटर पुलाव बनाकर ही राम को खिलाया, क्योंकि मटर पुलाव राम को बेहद पसंद भी था। जब राम और नंदिनी खाना खा रहे थे तभी उन्हें बाहर से शोर सुनाई दिया। लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। दोनों ने फौरन बाहर निकलकर देखा तो पूरा गांव जल रहा था। आग बहुत बढ़ चुकी थी, लगभग सारे घर जल रहे थे। बस एक राम का घर सुरक्षित था, क्योंकि वो उसके खेत के किनारे ही था और बाकी के घरों से दूर था। राम खाना छोड़कर फौरन लोगों की मदद के लिए दौड़ा। काफी देर बाद आग तो बुझा ली गई, लेकिन गांव के सारे घर जलकर राख हो चुके थे। सारा सामान, सारा राशन, सब कुछ राख बन चुका था। हिम्मत रखिए आप सब, हम सब मिलकर कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे। एक काम करते हैं, विधायक जी के पास चलते हैं, उनसे मदद मांगते हैं। हाँ हाँ ठीक कह रहे हो, चलो चलते हैं। पूरा गांव रामावतार विधायक के पास पहुंचा। गांव के लोगों ने विधायक से अपनी परेशानी बताई तो विधायक ने उन सबको धुतकार दिया। चलो अब क्या बस यही काम रह गया है? लापरवाही करो तुम, आग लगाओ तुम और भरपाई करूं मैं, मतलब कि सरकार। गांव के लोगों को विधायक पर गुस्सा आ रहा था, पर वो मजबूर थे और मुंह लटकाकर वहां से जाने लगे। तभी विधायक ने राम को आवाज लगाई। अरे राम, यहाँ आओ, इनका चक्कर छोड़ो। तुम्हारी फसल तो ठीक है ना? हाँ जी, मेरी फसल तो बिल्कुल सुरक्षित है। हाँ तो एक काम करो, 16 रुपए ले लेना भाई, लेकिन अब जल्दी सौदा पक्का करो और सारी मटर यहाँ पहुँचाओ, समझे? विधायक जी माफ करो, लेकिन मैं आपसे कोई सौदा नहीं करना चाहता। अच्छा तो क्या करेगा मटर का? है किसी और को मैं तुझे बेचने नहीं दूंगा। मैं चाहे तालाब में डाल दूं, पर आपको नहीं दूंगा अपनी मटर। रामावतार ने मजबूर गांव वालों की मदद नहीं की। इस बात से राम बहुत नाराज था। उसने विधायक से सौदा करने से साफ इनकार कर दिया। फिर घर लौटते हुए उसने गांव के कई बच्चों को भूख से रोते बिलखते देखा और फिर। नंदिनी, घर में कितना चावल है? काफी है, वैसे क्यों पूछ रहे हो? हमारे पास मटर की कोई कमी नहीं है। तुम एक काम करो, मैं कुछ लोगों को साथ लेकर एक बड़ा चूल्हा बनाता हूँ और तुम गांव की औरतों के साथ मटर पुलाव बनाने की तैयारी करो, सबके लिए। जब तक मेरे घर में मटर और चावल का एक भी दाना है, मेरे गांव का कोई बच्चा भूख से नहीं रोएगा। लेकिन फिर हम लोग। अपने बारे में बाद में सोचेंगे नंदिनी, फिलहाल गांव के बारे में सोचना है। नंदिनी ने इसके बाद कुछ नहीं कहा और खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी। अगले कुछ दिनों तक नंदिनी की रसोई में ढेर सारा मटर पुलाव पकता रहा और गांव के लोगों की भूख मिटाता रहा। पूरा गांव राम और नंदिनी को दुआएं दे रहा था। लेकिन फिर धीरे धीरे राम के घर चावल और मटर खत्म होने लगे और राम और नंदिनी सोच में पड़ने लगे। तभी एक दोपहर को कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। अरे मुख्यमंत्री साहब, आप मुझ गरीब के घर। राम राम साहब। अरे नंदिनी, ओह साहब, आप अंदर आइए। नहीं, यहाँ बैठिए साहब। अरे बस करो भाई, तुम पहले ही बहुत कुछ कर चुके हो। यहाँ जो कुछ हुआ उसके बारे में मुझे सब पता चल चुका है, लेकिन अब किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने आदेश दे दिए हैं, कलेक्टर साहब सारी व्यवस्था कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, अब तो कुछ नहीं चाहिए। चाहिए, हमें चाहिए तुम्हारे जैसे उम्मीदवार जो सच्चे दिल से जनता की सेवा करें। यहाँ के विधायक की सारी पोल पट्टी खुल चुकी है और इस बार के चुनाव में तुम्हें इस इलाके से टिकट देना चाहता हूँ, ताकि यहाँ सही मायने में विकास हो सके। सीएम साहब की बात सुनते ही गांव के लोग सीएम साहब और राम की जय के नारे लगाने लगे। सीएम भी समझ चुके थे कि अब राम को विधायक बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जनता राम के साथ थी। राम ने भी हाँ कर दी
और फिर सीएम साहब के जाने के बाद, सुनिए ना, जब आप विधायक बन जाएंगे तब तो मेरे लिए साड़ी ला देंगे ना? हाँ हाँ, इस बार पक्का। Thanks for watching.